स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम दूसरी यूनिट का जो छठा चैप्टर है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पादपों में जल अवशोषण। पौधे भूमि में से जिस जल को ग्रहण करते हैं वह जल पौधों की अनेक कोशिकीय क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। जल एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है पौधों की क्रियाओं के लिए। पौधे भूमि में से जल को अवशोषित करके अपनी अनेक उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। पौधों के अंदर जो जल होता है जिस प्रकार से अवशोषित होता है, जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, वो सब रसारोहण के अंतर्गत आता है। पौधों की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, लगभग सभी सजीवों की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसमें 90% जल का भाग होता है। जल सभी सजीवों के लिए एक आवश्यक घटक होता है। पौधे भी जल को अवशोषित करके अपनी अनेक उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। जब तेज बरसात होती है तो अधिकांश जो जल होता है, तेज वर्षा के समय अधिकांश जल बह करके तालाब, पोखर, नदियों आदि में चला जाता है, जिसे अपवाहित जल कहते हैं। धीमी वर्षा के समय अधिकांश जो जल होता है वह अंतःस्रवण की क्रिया के द्वारा भूमि में चला जाता है और भूमि के अंदर जो भौम जल होता है उसमें मिलने जाता है। तो भूमि में जो जल जाता है उसे मृदा जल कहते हैं। धीमी वर्षा के समय भूमि में जो जल चला जाता है उसे मृदा जल कहते हैं। अब जो मृदा जल होता है, क्योंकि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मृदा में से ही जल को अवशोषित करती हैं। अब जो मृदा जल होता है वह अनेक प्रकार का होता है। वह जल जो गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल होता है वह भूमि के अंदर से लगता है, जो वस्तुओं को नीचे की ओर आकर्षित करता है। तो वह जल जो गुरुत्वीय बल के कारण अंतः स्त्रावित होकर भूमि की गहराई में चला जाता है, उस जल को गुरुत्वीय जल कहते हैं। मृदा जल का वह भाग जो मृदा के कणों के अंदर स्थित नलिकाओं, छिद्रों में स्थित रहता है, उस जल को केशिकीय जल कहते हैं। मृदा के कणों के चारों ओर स्थित जल वाष्प के रूप में जो जल होता है उसे आर्द्रता जल कहते हैं। पौधे होते हैं वो सबसे अधिक केशिकीय जल को अवशोषित करते हैं। मृदा में से पौधे सबसे अधिक केशिकीय जल को अवशोषित करते हैं, क्योंकि गुरुत्वीय जल होता है वह अधिक गहराई में चला जाता है। आर्द्रता जो जल होता है वह
मृदा के कणों के चारों ओर जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। केशिकीय जो जल होता है वह मृदा के कणों के बीच जो स्थित छिद्र होते हैं, नलिकाएं होती हैं, उनके बीच पाया जाता है। इस केशिकीय जल को जो जड़ों के मूल रोम होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं और पादप के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं। तो पौधे सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं वह जल है केशिकीय जल। पौधों के अंदर जल को अवशोषित करने वाले जो भाग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ पौधों में मूलाभास पाए जाते हैं। कुछ पौधों के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया करने वाले वायवीय भाग होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं। कुछ पौधों के अंदर जो पूरा शरीर होता है वो ही जल अवशोषित करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पौधों के अंदर जल अवशोषित करने वाले अंग। सबसे पहले जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, निम्न श्रेणी के पौधे, निम्न श्रेणी के पौधे जैसे कि शैवाल, कवक आदि जल को अपने पूरे शरीर के द्वारा अवशोषित करते हैं। निम्न श्रेणी के पौधे जैसे कि शैवाल है, कवक है, ये जल को अपने पूरे शरीर के द्वारा ही अवशोषित करते हैं। दूसरे प्रकार के हैं ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइटा के पादप है उनमें जल को अवशोषित करने के लिए मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास पाए जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं, कुछ पौधे जैसे बाइटिस, सोलेनब, बीटा आदि पौधे, ये जल को अपने जो वायवीय भाग होते हैं जैसे कि तना है, पत्ती है, जिनके द्वारा जल अवशोषित वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, उन भागों से जल को अवशोषित करते हैं। ये जो पौधे होते हैं बाइटिस है, सोलेनब है, ये जो वायुमंडल के अंदर जलवाष्प पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है, उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसके द्वारा जल अवशोषित करते हैं। उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, उच्च श्रेणी के पौधे, उच्च श्रेणी के पौधों के अंदर जल को अवशोषित करने के लिए सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। उच्च श्रेणी के पौधे जैसे कि जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इन पौधों के अंदर जल को अवशोषित करने के लिए सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग पौधे होते हैं उनमें जल को अवशोषित करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे कि निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं, शैवाल है, कवक है, ये अपने पूरे शरीर के द्वारा ही जल को अवशोषित करते हैं। ब्रायोफाइटा के जो पादप होते हैं उनमें जल को अवशोषित करने के लिए मूलाभास पाए जाते हैं। कुछ पौधे जैसे कि बाइटिस है, सोलेनब है, बीटा है, इन पौधों के अंदर जो वायव्य भाग होते हैं जैसे कि तना है, पत्ती है, ये वायव्य भाग वायुमंडल के अंदर उपस्थित जो जलवाष्प है, आर्द्रता है, नमी की मात्रा है, उसको अवशोषित करती है। उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उन पौधों के अंदर जल को अवशोषित करने के लिए सुविकसित मूल तंत्र या जड़ें पाई जाती हैं।
सबसे पहले देखते हैं कि जो ये उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, उन पौधों के अंदर जो जड़ होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। मूल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है जिससे वो जल अवशोषित करते हैं। एक तो है परिपक्वन क्षेत्र, दूसरा है तरुण क्षेत्र। इन पौधों के अंदर जो तरुण क्षेत्र होता है जड़ों का, वो क्षेत्र ही जल अवशोषित करता है। और तरुण क्षेत्र के अंदर भी जो मूल रोम क्षेत्र होता है वह जल को अवशोषित करता है। उच्च श्रेणी के पौधों के अंदर जो मूल तंत्र है, जड़ है, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परिपक्वन क्षेत्र, दूसरा भाग है तरुण क्षेत्र। हमने ये देखा कि जो ये उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं इनमें जल को अवशोषित करने के लिए मूल तंत्र या जड़ें पाई जाती हैं, लेकिन इन जड़ों को भी दो भागों में बांटा गया, दो क्षेत्रों में बांटा गया, परिपक्वन क्षेत्र और तरुण क्षेत्र। अब इनमें से जो तरुण क्षेत्र होता है वो ही जल को अवशोषित करता है, परिपक्वन क्षेत्र जल को अवशोषित नहीं करता है। क्योंकि जो ये परिपक्वन क्षेत्र होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सुब्बेरीनीकरण एवं काष्ठाभन के कारण जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाएं सुब्बेरीनीकरण एवं काष्ठाभन, सुब्बेरीनीकरण का मतलब है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के ऊपर सुब्बेरीन पदार्थ का जमाव हो जाता है। काष्ठाभन, इनकी कोशिकाओं के ऊपर लिग्निन पदार्थ का जमाव हो जाता है जिससे इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं, इनकी कोशिका वृत्ति कठोर हो जाती है। इसलिए परिपक्वन क्षेत्र जल अवशोषित करने का कार्य नहीं करता है। तरुण क्षेत्र, जल का जो दूसरा भाग है तरुण क्षेत्र, यह जल को अवशोषित करने का कार्य करता है। अब तरुण क्षेत्र है इसको 5 भागों में बांटा गया है। जड़ का जो तरुण क्षेत्र होता है इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका मूलगोप, दूसरा भाग है इसका मूल शीर्ष, तीसरा भाग है इसका दीर्घीकरण क्षेत्र, चौथा भाग है इसका मूल रोम क्षेत्र और 5वां भाग है इसका प्रौढ़ या परिपक्वन क्षेत्र। मूल रोम जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। ये जो एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं वो ही जल को अवशोषित करते हैं। इस प्रकार से जड़ की संरचना होती है। जो जड़ है इसका जो तरुण क्षेत्र है इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है मूल गोप, मूल गोप, दूसरा भाग है इसका मूल क्षेत्र, तीसरा भाग है इसका दीर्घीकरण क्षेत्र, चौथा भाग है इसका मूल रोम क्षेत्र और 5वां भाग है इसका प्रौढ़ या परिपक्वन क्षेत्र।
जो मूल रोम क्षेत्र होता है इसमें एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। इसके ऊपर जो मूल रोम क्षेत्र के अंदर बालों के समान संरचनाएं होती हैं इन्हें मूल रोम कहते हैं। और जो ये मूल रोम होते हैं ये ही जल को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। ये जड़ों की बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा के ऊपर मूल रोम पाए जाते हैं। ये बाह्य त्वचा एक कोशिकीय है, इसके ऊपर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो मूल रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मूल रोम जड़ का जो तरुण क्षेत्र होता है इसको 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग है मूल गो। जड़ का जो आगे आगे का भाग होता है मूल शीर्ष होता है। मूल शीर्ष मूल क्षेत्र जो ये मूल शीर्ष होता है इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जो इसकी रक्षा करता है। मूल गोप एक टोपीनुमा संरचना होती है। यह जब मूल मृदा के अंदर वृद्धि करती है तो उस समय मिट्टी के कणों के साथ जो घर्षण बल होता है उससे रक्षा करता है मूल गोप। दूसरा भाग है मूल शीर्ष। जड़ का जो आगे आगे का भाग होता है उसे मूल शीर्ष कहते हैं। इस भाग के अंदर भुजोतक उत्तक पाए जाते हैं। मूल शीर्ष के अंदर भुजोतक उत्तक पाए जाते हैं। ये जो उत्तक होते हैं वो विभाजित होकर विभाजनशील होते हैं। विभाजित होकर मूल की वृद्धि करते हैं। तीसरा भाग है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं लंबी होकर मूल की वृद्धि करती हैं, लंबाई को बढ़ाती हैं। दीर्घीकरण जो क्षेत्र होता है इसकी कोशिकाएं दीर्घित होकर या लंबी होकर मूल की लंबाई में वृद्धि करती हैं। चौथा भाग है मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र जड़ का वह भाग जहां पर मूल रोम पाए जाते हैं उसे मूल रोम क्षेत्र कहते हैं। जो मूल रोम क्षेत्र होता है इसके ऊपर बालनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन बालनुमा संरचनाओं को मूल रोम कहते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। पांचवा भाग है प्रौढ़ क्षेत्र। प्रौढ़ क्षेत्र मूल रोम के ऊपर जो तने के पास वाला भाग होता है उसे प्रौढ़ क्षेत्र कहते हैं या परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो सुब्बेरीनीकरण एवं काष्ठाभन के कारण जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र जल अवशोषित नहीं करता है। तो जो जड़ के 5 क्षेत्र हैं मूल गोप, मूल शीर्ष, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और प्रौढ़ क्षेत्र, इन 5 क्षेत्रों में से केवल जो मूल रोम क्षेत्र होता है जिसके ऊपर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं यही केवल जल अवशोषित करता है। मूल गोप वाला जो भाग होता है, जो मूल शीर्ष के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है, यह जड़ों की जब वृद्धि होती है तो उस समय मृदा के अंदर जो घर्षण बल लगता है उससे रक्षा करता है। मूल शीर्ष होता है
इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर जड़ों के जो दीर्घीकरण है या वृद्धि करने के अंदर उपयोग होती है। दीर्घीकरण क्षेत्र, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होकर जड़ों की लंबाई बढ़ाती हैं। मूल रोम क्षेत्र के अंदर जो मूल रोम पाए जाते हैं ये ही केवल जल अवशोषित करते हैं। प्रौढ़ क्षेत्र की कोशिकाएं संवेदनीकरण एवं काष्ठावन के कारण जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। तो जड़ों के अंदर जो जल को अवशोषित करने वाला क्षेत्र होता है वह मूल रोम क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं पौधों के अंदर जो ये मूल रोम होते हैं वो जल को किस प्रकार से अवशोषित करते हैं। जल अवशोषण किस प्रकार से होता है। पौधों में जो जल अवशोषण की क्रिया है उसको दो भागों में बांटा गया है, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण, इसमें केवल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए हुए, बिना एटीपी का उपयोग किए हुए जल अवशोषित होता है। निष्क्रिय जो जल अवशोषण होता है इसमें केवल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही जल अवशोषण संपन्न होता है। लेकिन जो सक्रिय अवशोषण होता है जल का, उसके अंदर एटीपी का उपयोग किया जाता है, ऊर्जा व्यय की जाती है और जड़ों के अंदर जो मूल दाब उत्पन्न होता है, मूल बल उत्पन्न होता है, वह जल अवशोषित करने में अपना योगदान देता है। पौधों के अंदर जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है यह सबसे अधिक होता है। सक्रिय जल अवशोषण पौधों के अंदर बहुत कम होता है, केवल यह रात के समय ही होता है, क्योंकि रात के समय जल पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती नहीं है, इसलिए उस समय जड़ों के अंदर मूल दाब उत्पन्न होता है। पौधों के अंदर जो जल अवशोषण की क्रिया विधि है, जल अवशोषण है, इसे क्रेमर ने दो भागों में बांटा है। पौधों में जल अवशोषण, पौधों में जल अवशोषण को क्रेमर ने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है इसका निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होने वाले जल अवशोषण को निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर जो एटीपी, जो ऊर्जा के अणु होते हैं, ऊर्जा के कण होते हैं, इनका उपयोग नहीं होता है। इसकी सीधी सी परिभाषा भी है कि वह जल अवशोषण जिसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती है, जिसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती है, उसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण जो कि पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, यह पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होता है, अपने आप ही होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर जो पौधे होते हैं
पौधों की पत्तियों से जब जल वाष्पित होता है तो मूल रोम, जड़ों के जो मूल रोम होते हैं वो मृदा में से अपने आप ही जल को अवशोषित करते रहते हैं। सक्रिय जल अवशोषण के अंदर जो जड़ें होती हैं इनमें मूल बल या मूल दाब उत्पन्न होता है। उस मूल बल के कारण मूल रोम मृदा में से जल को अवशोषित करते हैं। उस समय ऊर्जा व्यय की जाती है, एटीपी के अणु का उपयोग किया जाता है। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि है कि वह जल अवशोषण जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है उसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा है वह जल अवशोषण जिसमें एटीपी का उपयोग नहीं होता है। तीसरी परिभाषा है कि वह जल अवशोषण जिसमें ऊर्जा व्यय की जाती है, जिसमें मूल दाब उत्पन्न नहीं होते हैं, उसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। सक्रिय जल अवशोषण वह जल अवशोषण जो कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। निष्क्रिय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है और सक्रिय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। यह जड़ों के अंदर जो सक्रिय कोशिकाएं होती हैं उनमें मूल दाब उत्पन्न होने के कारण होता है। सक्रिय जल अवशोषण जड़ों में मूल बल या मूल दाब उत्पन्न होने के कारण होता है। सक्रिय जल अवशोषण के अंदर, सक्रिय जल अवशोषण के अंदर एटीपी का उपयोग होता है, ऊर्जा व्यय की जाती है। एटीपी के अणु ऊर्जा के अणु होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो अणु होते हैं वो कोशिकाओं के अंदर स्थित होते हैं जो ऊर्जा को व्यय करके और सक्रिय जल अवशोषण को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से क्रेमर ने पौधों के अंदर जो जल अवशोषण की क्रिया विधि है उसको दो भागों में बांटा, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। अब हम देखते हैं कि ये क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होता है, सक्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि। क्रिया विधि निष्क्रिय जो जल अवशोषण होता है यह वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। पौधों के अंदर सबसे अधिक निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। यह लगभग पौधों के अंदर 96 से 98% होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण पौधों में 96 से 98% तक पाया जाता है। निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की कोशिकाओं से जब तना, मूल रोम और पत्तियां दिन के समय जब रंध्र खुलते हैं तो उस समय पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन होने के कारण पत्तियों की कोशिकाओं में से जलवाष्प के रूप में निकलता है, जिससे पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं इनकी डीपीडी कम हो जाती है। पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर जो डीपीडी का मान होता है वो कम हो जाता है। डीपीडी का मतलब होता है कि विसरण दाब न्यूनता, इनकी विसरण दाब न्यूनता कम हो जाती है।
जैसे ही पत्तियों की कोशिकाओं की विसरण दाब न्यूनता कम होती है तो आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उनका जल पत्तियों की कोशिकाओं में आने लगता है। आसपास की कोशिकाओं का जब जल पत्तियों की कोशिकाओं में आ जाता है तो उनकी भी डीपीडी कम हो जाती है। इस प्रकार से जो डीपीडी होती है वह तने के अंदर जो जाइलम है उसमें भी उत्पन्न होती है। तने के जाइलम कोशिकाओं में डीपीडी कम होने के कारण मूल क्षेत्र के अंदर भी डीपीडी का मान कम हो जाता है। जैसे ही मूल रोम के अंदर भी डीपीडी का मान कम होता है तो मूल रोम मर्दा में से जल को अवशोषित करने लगते हैं और जो जल होता है बिगर टूटे हुए जल के अणु पत्तियों तक पहुंचने लगते हैं और पत्तियों के अंदर जल अवशोषित अपने आप ही होता रहता है। इस में केवल डीपीडी का मान कम हो रहा है, इसमें ना कोई दाब उत्पन्न हो रहा है, ना कोई बल उत्पन्न हो रहा है और ना कोई एटीपी के अणु का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। निष्क्रिय जो जल अवशोषण होता है पौधों के अंदर सबसे अधिक होता है, 96 से 98% होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कि जब पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है गर्मियों के समय में, तो उस समय जो जल अवशोषण होता है वो भी सबसे अधिक होता है। दूसरी क्रियाविधि है सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। सक्रिय जल अवशोषण की जो क्रियाविधि होती है यह पौधों के अंदर बहुत कम होती है। यह लगभग पौधों के अंदर 2 से 4% होती है। सक्रिय जल अवशोषण के अंदर एटीपी का उपयोग किया जाता है, ऊर्जा व्यय होती है। सक्रिय जल अवशोषण जब रंध्र बंद होते हैं रात के समय होती है। उस समय जो जड़ों के अंदर जाइलम कोशिकाएं होती हैं, जड़ों की जो सक्रिय कोशिकाएं होती हैं उनमें मूल दाब उत्पन्न होता है। यह मूल दाब मूल रोम में पहुंचकर मृदा में से जल के अणुओं को अवशोषित करता है। इस समय एटीपी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। सक्रिय जल अवशोषण को वैद्युत परासरण सिद्धांत के द्वारा भी समझा जा सकता है। वैद्युत परासरण सिद्धांत, वैद्युत जो परासरण सिद्धांत के अनुसार पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, जड़ों की जो कोशिका भित्ति होती है वह ऋणावेशित होती है। ऋणावेशित होती है, कोशिका भित्ति ऋणावेशित होती है। जड़ों में मूलदाब उत्पन्न होने के कारण जो जड़ की कोशिका भित्ति होती है विपरीत ध्रुवों पर यानी कि मूल रोम क्षेत्र के बाहर जल के अणुओं पर विपरीत आयन धन आवेश उत्पन्न करती है, जिससे जल के ऊपर जैसे धन आवेश उत्पन्न होते हैं तो ये आवेश कोशिका भित्ति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। कोशिका भित्ति ऋणात्मक है और जल के अणुओं के ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो जल के अणु कोशिका भित्ति की ओर अवशोषित होने लगते हैं और फिर मूलदाब के कारण जो जल होता है जड़ों के अंदर जाइलम तक पहुंच जाता है। इसीलिए इसे सक्रिय जल अवशोषण कहा गया है। पौधों के अंदर सबसे अधिक निष्क्रिय जल अवशोषण होता है 96 से 98%। सक्रिय जल अवशोषण 2 से 4% होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, सक्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता
है। निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर ऊर्जा का उपयोग होता है, एटीपी का उपयोग होता है। सक्रिय जल अवशोषण के अंदर ऊर्जा का तथा एटीपी का उपयोग नहीं होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण दिन के समय होती है, सक्रिय जल अवशोषण की जो क्रिया विधि होती है वह रात के समय होती है। अब जैसे ही जो जल के अणु होते हैं जड़ों में पहुंच जाते हैं, जड़ों के जाइलम तक पहुंच जाते हैं, फिर जाइलम से पत्तियों तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जड़ है, मूल रोम, मृदा में से जो जल के अणु है वो मूल रोम में पहुंच गए। अब जड़ के अंदर जो जाइलम क्षेत्र होता है, जाइलम ही जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, लेकिन मूल रोम से जाइलम तक जल के अणु कैसे पहुंचेंगे। तो मूल रोम से जाइलम तक जल के अणुओं के जो पहुंचने की क्रिया है उसे पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं, उसे पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। इसके लिए 3 मार्ग हैं। मूल रोम से जाइलम तक, जड़ों के जाइलम तक जल के अणुओं के पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं, और इसके लिए 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है एपोप्लास्ट, दूसरा मार्ग है सिम्प्लास्ट, और तीसरा मार्ग है रसदानीय मार्ग। जो जल के मार्ग हैं उनका हम कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।